नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल यादव सर एक बार पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, और कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अर्थव्यवस्था आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, कल हमने बताया था आपको कि मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है और कीमत मांग में कैसा संबंध होता है, तथा ये भी बताया था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कैसा संबंध होता है। तो ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप इस डाउट को कमेंट माध्यम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है शेयर बाजार, शेयर मार्केट, शेयर बाजार। आज का हमारा ये नया टॉपिक है शेयर मार्केट। ओके, हाँ, तो बताने की कोशिश करेंगे क्या होता है शेयर बाजार। कोशिश करोगे तो हर समस्या का हल आपके पास होगा। शेयर बाजार बताइए। हाँ, चलो बताते हैं शेयर मार्केट के बारे में, क्या होता है शेयर मार्केट। आपने मैथ में पढ़ा होगा पार्टनरशिप, साझेदारी, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में, साझेदारी। तो क्या होती है साझेदारी? मैथ में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पार्टनरशिप, साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी ये होती है कि 1, 2, 3 या 4 ABCD 4 व्यक्ति हैं, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो। ठीक, और अंत में आपको देता है कि वर्ष में लाभ या हानि। तो आप क्या करते थे कि इसे लाभ या हानि को 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद जो भी दिया होता है इस रेशियो में आप बांट देते थे, इसी लाभ या हानि को। तो क्या होता था पार्टनरशिप में, साझेदारी में? साझेदारी में होता यह था कि जितने भी साझेदार थे वो निश्चित ही लाभ और हानि के क्या होते थे, हकदार होते थे। ऐसे ही बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है आपका ये शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या है? शेयर मार्केट में मानिए कि कोई भी कंपनी है, क्या है? कोई भी कंपनी है। ठीक, और कोई कंपनी क्या करती है कि कंपनी करती यह है कि उसे मान लो आवश्यकता है कुछ पैसों की। कोई भी कंपनी हो सकती है XYZ, उसे क्या आवश्यकता है? कुछ पैसों की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है। ठीक, तो अब क्या करेगी वो कंपनी? ये करेगी कि वो बाजार से पैसे जुटाएगी, मतलब इकट्ठा करेगी। क्या बताया मैंने कि कोई कंपनी है और कंपनी को किसकी आवश्यकता है? कुछ पैसे या कुछ मनी या धन की आवश्यकता है। तो पैसा, धन या मनी कहाँ से लाएगी? तो वो क्या करेगी कि उस धन को वो बाजार से इकट्ठा करेगी। उसी पैसे को वो कहाँ से इकट्ठा करेगी? बाजार से इकट्ठा करेगी। तो आप कहेंगे बाजार से कैसे इकट्ठा कर लेगी? तो उसी बाजार से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपना कुछ अंश, जिसे कहते हैं पार्ट या हिस्सा, क्या करेगी? बेचेगी। अच्छे समझ पा रहे हैं? ठीक, तो कंपनी बाजार से पैसा जुटाने के लिए अपना अंश, अपना हिस्सा क्या करती है? मार्केट में बेच देती है। और उस मार्केट को जब वो बेचती है
तो बेचने के तौर पर मार्केट में वो शेयर जारी कर देती है। क्या कर देती है? शेयर जारी कर देती है। हम उसी को क्या कहते हैं? शेयर मार्केट कहते हैं। एक बार पुनः समझते हैं कि कोई कंपनी कोई भी हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, मानिए रिलायंस की कोई कंपनी है, ये बहुत बड़ा व्यापार करना चाहती है। तो बहुत बड़े व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो होता यह है कि उसी पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बाज़ार से पैसा जुटाने के लिए, बाज़ार से पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपना कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट क्या करेगी? बेचेगी। और कैसे बेचेगी? वो शेयर के माध्यम से। ठीक। और जब वो हिस्सा बेचती है शेयर के माध्यम से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, मैं इसे संक्षिप्त में लिख देता हूँ। ये सारा जो निचोड़ है वो इसका अर्थ क्या है? निचोड़ ये है कि कोई भी कंपनी बाजार से पैसा जुटाने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेचकर शेयर जारी करे, उसी को हम शेयर बाजार कहते हैं। तो क्या समझे कि कोई कंपनी बाजार से पैसा जुटाने या इकट्ठा करने के लिए क्या करे? अपनी हिस्सेदारी को बेचे, और उसी हिस्सेदारी को बेचे तो मार्केट में क्या कर दे? शेयर जारी कर दे। तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर बाजार कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, शेयर बाजार के बारे में आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें और शामिल हैं। हाँ, ये जो शेयर है ये होता है अंश या हिस्सा। ओके, ये जो शेयर है ये क्या होता है? यही शेयर अंश होता है अथवा हिस्सा होता है। और ये बात याद रखेंगे, सबसे छोटा शेयर वो 10 रुपये का होता है। मार्केट में सबसे छोटा शेयर कितने रुपए का होता है? 10 रुपये का होता है। कोई कंपनी 10 रुपये से कम का शेयर जारी नहीं कर सकती। तो यहाँ कह सकते 10 रुपये हो जाता है सबसे छोटा शेयर। कोई कंपनी मार्केट में सबसे छोटा शेयर कितने रुपए का जारी कर सकती है? तो 10 रुपये का जारी कर सकती है। उसके बाद बात आती है कि सबसे बड़ा शेयर कितने रुपए का होगा। तो सबसे बड़े शेयर की कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़े शेयर की कोई लिमिट नहीं होती। 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, ठीक, इसके आगे भी वो अपना हिस्सा या शेयर जारी कर सकती है। ओके, तो शेयर को अंश या हिस्सा के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा शेयर होता है वो कितने रुपए का होता है? तो 10 रुपये का होता है। ठीक, हाँ, आगे समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये शेयर खरीदा है, जिस व्यक्ति ने क्या किया है? इसी शेयर को खरीदा है या जिस अंश या हिस्सा को खरीदा है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर धारक या अंशधारी। जो व्यक्ति कंपनी से शेयर खरीदता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? शेयर को धारक करने वाला, शेयर को खरीदने वाला या अंश को खरीदने वाला, अंश को धारण करने वाला, अंशधारी। ओके, तो शेयर, अंश, हिस्सा एक ही बात है। सबसे छोटा शेयर 10 रुपये का होता है और जो शेयर अंश हिस्सा खरीद लेता है कंपनी से उसे क्या कहते हैं? हम शेयर धारक, अंशधारी कहते हैं। ओके, लेकिन कुछ हद तक ये शेयर धारक या अंशधारी होता है, वो होता तो सट्टेबाजी है।
है ना कि जो शेयर धारक है, जो अंशधारी है, कुछ हद तक ये क्या होता है, ये सट्टेबाज होता है। ओके, आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसे मिटा देता हूं शेयर बाजार के लिए, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं अंशधारी। अंशधारी या शेयर धारक। तो अंशधारी शेयर धारक मैंने आपको बताया है अभी कि जो व्यक्ति कंपनी से शेयर खरीदता है, शेयर खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंशधारी या शेयर धारक कहते हैं। जिस व्यक्ति ने कंपनी से शेयर खरीदे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंशधारी या शेयर धारक। ओके, आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि अंशधारी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंशधारी 4 प्रकार के होते हैं। अंशधारी 4 प्रकार के होते हैं। अंशधारी 4 प्रकार के होते हैं। जो शेयर खरीदने वाले होते हैं व्यक्ति या अंश को खरीदने वाले होते हैं, उनके टाइप होते हैं 4। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि शेयर मार्केट में शेयर धारक के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक, अब हम इन चारों प्रकारों को अच्छे से एक एक करके समझेंगे। पहले मैं चारों प्रकार लिखे देता हूं। सबसे पहला होता है तुम्हारा तेजड़िया। कौन सा होता है, तेजड़िया। दूसरा होता है मंदड़िया। और तीसरा होता है परेशान मंदड़िया। और चौथा होता है तुम्हारा चंचल परिकल्पक। अंशधारी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तेजड़िया, सेकंड मंदड़िया, थर्ड परेशान मंदड़िया, चौथा चंचल परिकल्पक। अच्छा, इनके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रतीक। तेजड़िया का प्रतीक बताइए, मंदड़िया का बताइए, परेशान मंदड़िया का, चंचल परिकल्पक का। और सबसे ज़्यादा ये तेजड़िया मंदड़िया के तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो तेजड़िया का जो प्रतीक होता है इसे हम कहते हैं बुल। बुल, तेजड़िया का जो प्रतीक होता है बुल। और बुल माने क्या होता है, सांड। सांड। मंदड़िया का जो प्रतीक होता है ये होता है बियर। और बियर माने होता है भालू। परेशान मंदड़िया का होता है प्रतीक तुम्हारा लैमडक। मतलब लंगड़ी बदक। ओके। चंचल परिकल्पक का इसका होता है स्टेग, बारहसिंगा। तेजड़िया को किससे डिनोट किया जाता है, बुल, सांड। मंदड़िया बियर, भालू। परेशान मंदड़िया लैमडक, लंगड़ी बतख। चंचल परिकल्पक स्टेज, बारहसिंगा। तो ये कुल शेयर धारकों के 4 प्रकार होते हैं। और चारों प्रकारों को हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके। ठीक, सीधा आपसे प्रश्न तो वैसे यूँ पूछेगा कि जब शेयर मार्केट में तेजी आती है, जब शेयर बाजार में तेजी आती है, उछाल आता है, शेयरों की कीमतों में वृद्धि होती है,
तो उसे हम किससे चिन्हित करते हैं? तो आप लगाएंगे साढ़। जब शेयर मार्केट में मंदड़िया या मंदी आती है, जब शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही हो, तब हम उसे मंदड़िया कहते हैं। इसको बियर भालू से डिनोट किया जाता है। ओके। परेशान मंदड़िया, किस बात को लेकर मंदड़िया परेशान है? उसे लैमडक लंगड़ी बतख वैसे भी परेशान रहती है, ठीक, एक पैर से नहीं चल पाती अच्छे से। चंचल परिकल्पक स्टेज बारहसिंगा, जब आप न्यूज़पेपर का कारोबार का चैप्टर खोलते हो तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है एक तरफ शेयर मार्केट या शेयर बाजार, है ना। तो शेयर बाजार में जब आपको इस तरीके से ग्रोथ करती हुई लाइन दिखाई देगी, तो आप ये समझेंगे कि शेयरों की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब तेजी का दौर चल रहा है। और जब यही उल्टा, मतलब गिरावट के साथ यही होगा, तो क्या होगा? मंदी की अवस्था होगी शेयरों में, ठीक। इससे आप अनुमान लगा सकते हो अच्छे से। बाकी मैं अभी समझाने वाला हूँ कैसे उछाल आता है, कैसे मंदी आती है, कैसे मंदड़िया परेशान हो जाता है, कैसे चंचल परिकल्पक होता है। ओके, तो समझते हैं। तेजड़िया शेयर धारक, तेजड़िया शेयर धारक, शेयर धारक या अंशधारी। यही तो है, तेजड़िया शेयर धारक या अंशधारी। समझते हैं। तो होता यह है कि जिस व्यक्ति ने ये जो शेयर खरीदा था, जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदा या जिस व्यक्ति ने अंश खरीदा था कंपनी का, तो वो उसने इस आशा के साथ खरीदा था, इस आशा के साथ खरीदा था कि फ्यूचर में, भविष्य में उसके शेयर कैसे बिकेंगे? महंगे बिकेंगे। किसी शेयर धारक द्वारा या अंशधारी द्वारा यह आशा करते हुए शेयर खरीदा जाता है कि शेयर जो है भविष्य में कैसे बिकेंगे? महंगे बिकेंगे। तो उसे हम आशावादी शेयर धारक, तेजड़िया शेयर धारक कहते हैं। ओके। तो होता यह है कि अब इस प्रकार कई शेयर धारक इसी प्रकार की आशा को करते हुए मार्केट में शेयर खरीदने लगते हैं, शेयर खरीदने लगते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति शेयर को खरीदता है तो शेयर को खरीदने वालों की एक प्रकार की होड़ लग जाती है, या यूँ कहें तो कंपटीशन हो जाती है। इस प्रकार शेयरों की जो कीमत हैं उनमें हो जाता है ग्रोथ, मतलब वृद्धि। और शेयरों की कीमतों में वृद्धि होना ही, ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है? तेजड़िया कहलाता है, जिसका प्रतीक होता है बुल या सांड। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि सांड या बुल सर उठा के ही चलता है। सांड का या बुल का आपने कभी भी सिर झुका हुआ नहीं देखा होगा, वो सीना तान के चलता है। ओके, क्योंकि उसे लाभ ही लाभ हुआ है, पहली बात तो यह है, या लाभ होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति तो आपने देखा ही है कि सीना तान के ही चलता है ना। तो तेजड़िया का जो प्रतीक है वो बुल है, सांड है। जब कोई शेयर धारक या अंशधारी इस आशा के साथ कंपनी से शेयर खरीदता है कि भविष्य में उसके शेयर महंगे बिकेंगे, तो उसे हम आशावादी शेयर धारक कहते हैं। लेकिन यहाँ होता यह है
कि शेयर कोई एक व्यक्ति तो खरीदता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो शेयर को खरीदने लगते हैं। और जैसा मैंने कल बताया था आपके लिए कि जब शेयर की मांग बढ़ती है, जब शेयर की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, ये बढ़ने का चिन्ह है। और जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तो शेयरों की कीमत में वृद्धि का होना ही तो तेजड़िया है। शेयरों की कीमत में वृद्धि होना ही क्या है? एक प्रकार की तेजड़िया है। इसे किससे डिनोट कर रहे हैं? बुलिया साण से। ठीक, तेजड़िया शेयरधारक को हम आशावादी शेयरधारक भी कहते हैं। तेजड़िया शेयरधारक को हम आशावादी शेयरधारक भी कहते हैं, आशावादी शेयरधारक। ओके, निश्चित ही आप समझ गए होंगे इस चीज के लिए कि तेजड़िया का प्रतीक बुल है, साण है। उन्नति का प्रतीक है साण, किसी के आगे झुकता नहीं है, हमेशा सिर उठा के चलता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट में तेजी है, खुश है। आशावादी, अरे लाभ ही लाभ है तो आशावादी शेयरधारक कहलाएगा, अच्छी सी बात है। और आशावादी शेयरधारक कहते हैं कीमतों में शेयरों की वृद्धि होना है क्या कहलाती है? तेजड़िया कहलाती है। आगे इसको मैं संक्षिप्त में आपके सामने लिख देता हूं। क्या कि जब शेयरों की कीमत में भारी उछाल या वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया कहते हैं, तेजड़िया कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जब शेयरों की कीमत में भारी क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तेजड़िया। इसका प्रतीक क्या होता है? बुल, या होगा ऑप्शन में साण। जब शेयरों की कीमत में भारी उछाल या वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम तेजड़िया कहते हैं, मार्केट में ग्रोथ हो जाना। आगे समझते हैं मंदड़िया। नेक्स्ट समझते हैं मंदड़िया। दूसरा, मंदड़िया को मैंने बताया था बियर, भालू। तो इन चीज़ों को आप इनके प्रतीक से ही पता लगा सकते हैं। वैसे परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। आपने भालू देखा होगा, वो हमेशा अपना सिर झुकाकर चलता है। अपना सिर क्या होता है? वो नीचे की ओर झुका लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को लग गई हो क्या? निराशा, निराशा, तो क्या वो कभी अपना सिर उठा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं उठा पाएगा। तो नहीं उठा पाएगा तो उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? वो भालू के जैसी प्रकृति हो जाएगी, है ना? कैसी प्रकृति हो जाएगी? भालू के जैसी। तो उसे हम क्या कहेंगे? मंदड़िया कहेंगे। जब शेयरधारक को नुकसान उठाना पड़ता है या घाटा उठाना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदड़िया कहते हैं। और ये जो होता है वो शेयरधारक वो कैसा हो जाता है? निराशावादी हो जाता है। निराशा, इसको क्या लगती है? हाथ, इसको निराशा हाथ लगती है। इसलिए हम इसे निराशावादी शेयरधारक या मंदड़िया कहते हैं। इसका जो प्रतीक है बियर, बियर बता चुका हूँ कि बियर हमेशा जो भालू होता है सिर झुका के ही चलता है, क्योंकि उसे निराशा लगती है। इसीलिए इसका अर्थ ये समझें तो कि जब शेयरों की कीमत में, जब शेयरों की कीमत में भारी गिरावट देखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदड़िया कहते हैं।
तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदड़िया कहते हैं। निश्चित ही ये बात आप समझ रहे होंगे कि जब शेयरों की कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे थे, अब यहाँ पर वो शेयर जब बेचेगा मार्केट में तो उसके शेयर कैसे बिकेंगे, सस्ते बिकेंगे, मंदे बिकेंगे। तो इस घाटा पड़ने की वजह से उस शेयर धारक में क्या उत्पन्न होगा, निराशा। और जब निराशा उत्पन्न होगी तो उसे हम क्या कह सकते हैं, निराशावादी शेयर धारक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये लिखा है, इसका जो प्रतीक होता है वो भालू होता है। जब शेयरों की कीमत में भारी गिरावट देखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदड़िया कहते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 था हमारा परेशान मंदड़िया। ठीक, और इसका जो टैग था वो मैंने बताया था आपके लिए, लैम डक। लैम डक मतलब लंगड़ी बतख। लंगड़ी बतख इसका सिंबल होता है परेशान मंदड़िया का। इसे हम समझेंगे बहुत अच्छे से, क्या होता है परेशान मंदड़िया। देखिए, ये जो सौदा होता है 2 शेयर धारकों के बीच होता है। कोई भी जो सौदा हो रहा है वो फर्स्ट और सेकंड शेयर धारकों के बीच हो रहा है, शेयर धारकों के बीच हो रहा है। कोई भी जो सौदा हो रहा है वो 2 शेयर धारकों के बीच होगा हमेशा। ठीक, अब होगा ये कि फर्स्ट शेयर धारक को तो ये लग रहा है कि मुझे इससे सौदा करने के बाद मुनाफा मिलेगा, तभी तो सौदा होता है। और सेकंड शेयर धारक को ये लग रहा है कि मुझे इससे सौदा करने से मुनाफा मिलेगा। तो जब दोनों ही शेयर धारक अपने अपने मुनाफे की फिराक में हों तो उसे हम परेशान मंदड़िया कहेंगे। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको अभी बताऊंगा। ठीक, समझिए। देखो कि फर्स्ट जो शेयर धारक था, जैसे मैं शेयर धारक ए कह दिया मैंने, शेयर धारक ए, और ये बी, इन दोनों के बीच आज एक सौदा हो रहा है शेयरों को लेकर। ठीक, किसको लेकर? शेयरों को लेकर। कैसा सौदा हो रहा है उसी को समझेंगे कि ए शेयर धारक ने बी शेयर धारक से एक ऐसा सौदा किया कि इसे भविष्य में ये दिखाई दे रहा था कि मैं शेयर जब इसको बेचूंगा तो उस समय मार्केट में क्या होगी, मंदी होगी। ए शेयर धारक ने कैसा सौदा किया बी शेयर धारक से कि जब मैं इस बी शेयर धारक को अपने शेयर बेचूंगा तो उस समय मार्केट में क्या होगी, मंदी होगी। और मंदी होगी तो क्या होगा कि बाजार से मैं मंदे शेयर खरीद कर इसको सौंप दूंगा। ये कई प्रकार का सौदा होता है ऐसा। हम आपस में ये सौदा कर लेते हैं, डील पक्की हो जाती है कुछ एडवांस देने के बाद कि भाई इस कीमत में हमारा और तुम्हारा ये एक सौदा होता है निश्चित कि भविष्य में कोई भी शेयर, कोई भी प्रतिभूति आप मुझे इस रेट में सौंप देंगे। ये बी शेयर धारक ने ए शेयर धारक से कहा कि भविष्य में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप मुझे इस रेट में शेयर सौंप देंगे। ए शेयर धारक को तो ये लग रहा था कि भविष्य में क्या होगा कि मार्केट में हो जाएगी मंदी, तो मैं मंदे शेयर खरीद कर आज के भाव में बी को सौंप दूंगा। इसने तो इस आशा के साथ सौदा किया था और बी इससे ये सौदा कर रहा था, इसको ये लग रहा था कि मार्केट में उस समय तेजी हो जाएगी, तो मेरा रेट है आज वो कम पैसों में हो जा रहा है, इससे मुझे जो शेयर मिलेंगे उस समय आने वाले समय में, तो उस समय मार्केट में क्या होगा, तेजी होगी। तो दोनों अपने अपने मुनाफे के चक्कर में हैं।
ए ने सौदा किया कि मार्केट में मंदी होगी, मंदे शेयर खरीद कर इसको महंगी रेट पर, आज के रेट पर बेच दूंगा। लेकिन हुआ ये बेटा कि मंदी के बजाय मार्केट में आ गई तेजी। मंदी की वजह क्या हुआ, मार्केट में तेजी उत्पन्न हो गई। अब इस तेजी उत्पन्न हो गई तो ए शेयर धारक महंगे शेयर खरीदेगा और बी को कम पैसों में बेचेगा, जो कि 2 महीने या 4 महीने पहले इससे सौदा हुआ था। तो इसी की वजह से ए को क्या होगी, परेशानी। ए को हुई परेशानी, नहीं हुई, बिल्कुल हुई परेशानी। तो परेशानी होने की वजह से इसी को हम क्या कहते हैं, परेशान मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लो व्यवहारिक तौर तरीके से कि ऐसा सौदा 2 व्यक्तियों के बीच हो और जिसमें दोनों को ही ऐसा लग रहा हो कि मुझे मुनाफा हो जाएगा या मुझे मुनाफा हो जाएगा। दोनों अपने अपने मुनाफे के चक्कर में रहते हैं। ठीक, लेकिन होगा क्या कि इसमें एक को तो मुनाफा होगा, एक को होगा घाटा निश्चित ही, ये तो बात पक्की है। और जिस व्यक्ति को घाटा होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, परेशान तो रहेगा। और जब वो इस सौदे की वजह से परेशान है, इस घाटे की वजह से परेशान है, तो हम उसी को परेशान मंदड़िया कहेंगे। इसका प्रतीक है लंगड़ी बतख। यहाँ आपसे डेफिनेशन तौर पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में बनता है कि तेजड़िया का प्रतीक बताइए, मंदड़िया का प्रतीक बताइए, परेशान मंदड़िया का प्रतीक बताइए। इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आगे समझते हैं चौथा टाइप, चंचल परिकल्पक। चंचल परिकल्पक, इसका था स्टेग मतलब 12 सिंगा। चंचल परिकल्पक का जो प्रतीक है वो क्या है, वो है 12 सिंगा। आपने 12 सिंगा देखा होगा, इसकी जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही चंचल होती है कि नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा चंचल। एक स्थान पर कहीं आपको खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे सकता एक लंबे समय तक। 2 मिनट यहाँ तो तीसरी मिनट दूसरी जगह, अगली मिनट अगली जगह, मतलब उछल कूद प्रवृत्ति का होता है 12 सिंगा, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंचल परिकल्पक का जो प्रतीक है वो क्या है, वो स्टेज है, मतलब 12 सिंगा है। इसमें ये होता है कि जब कोई शेयर धारक, इसमें होता यह है कि जब कोई शेयर धारक प्रतिदिन, ये डेली का काम होता है, डेली का रूटीन होता है, प्रतिदिन प्राथमिक बाजार से शेयर खरीदता है या शेयर खरीदकर द्वितीयक बाजार में बेच देता है। द्वितीयक बाजार में क्या करता है, बेच देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चंचल परिकल्पक कहते हैं। ठीक, ऐसा शेयर धारक, ऐसा अंशधारी क्या करेगा, इसका डेली का रूटीन ये रहेगा कि प्राइमरी बाजार से शेयर उसने आज खरीदा और आज ही सेकेंडरी मार्केट में द्वितीयक बाजार में उसको बेच दिया। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ करने वाला व्यक्ति है। ये लंबे मुनाफे के, लंबे घाटे के चक्कर में नहीं पड़ता। इसका काम है कि डेली प्राइमरी मार्केट से शेयरों को खरीदेगा और उसी दिन तत्काल द्वितीयक मार्केट में उन शेयरों को बेच देगा। उसे हम क्या कहते हैं, चंचल परिकल्पक कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है वो 12 सिंगा होता है। 12 सिंगा एक ऐसा जानवर है जो कभी भी एक स्थान पर ठहरता नहीं है, उछल कूद करने वाला होता है। इससे आप लगा सकते हो कि जो 12 सिंगा है वो चंचल परिकल्पक का प्रतीक चिन्ह है। ठीक, चारों शेयर धारक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए। जैसे तेजड़िया, तेजी आ जाएगी तो प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, सांड जैसी, सिर उठा के चलिए, सीना तान के चलिए। मंदी आ जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी भालू जैसी, बियर जैसी, आपका सिर अपने आप झुक जाएगा। और जब परेशान मंदड़िया हो जाएगी तो टूटी हुई बतख
एक बतख का जैसे पैर टूटा हुआ है वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो लंगड़ी बतख की जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। और जब आप चंचल प्रवृत्ति गए तो आपकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, सॉरी चंचल पर कल्प के तो प्रवृत्ति हो जाएगी बारहसिंगा वाली। ठीक, अब ये समझते हैं कि अभी मैंने लिखा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार इनको हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। निश्चित आपको डाउट लग रहा होगा कि प्राथमिक बाजार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है। तो ये जो हमारा शेयर मार्केट है, शेयर बाजार, ये दो प्रकार का होता है। शेयर बाजार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। शेयर बाजार दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्राथमिक शेयर बाजार। प्राथमिक शेयर बाजार, साथ साथ ये नोट्स बनाते रहो, बहुत काम आने वाले हैं तुम्हारे पैट एग्जाम में, यूपी पुलिस का और एसएससी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी ये नोट्स बनाते चलो। और निश्चित ही आप इकोनॉमी में मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, प्राथमिक शेयर बाजार क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी शेयर बाजार ये होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचना चाहती है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी करना चाहती है तो उस कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को करना ये होगा कि उसको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपना ये मानिए तो रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण कराना होगा। कोई कंपनी बिना स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन के कोई शेयर नहीं बेच सकती और ना ही कोई शेयर धारक बिना स्टॉक एक्सचेंज में जांच पड़ताल किए हुए उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। क्योंकि मान लो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, ये एक अंशधारी को, शेयरधारक को क्या मालूम, क्या पता। तो वो क्या करता है, वो कंपनी का बायोडाटा खंगालता है। वो कंपनी के बारे में ये जानना चाहता है कि ये जो कंपनी है वो किस स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है, मतलब इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो किस स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण हो रखा है। उसके बाद ही तो जांच पड़ताल के बाद खरीदेगा कोई व्यक्ति। अरे अचानक तत्काल तो खरीद नहीं लेगा, कंपनी पहली बार अपना शेयर जारी कर रही है, हमें क्या पता कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को जांचने के लिए आप क्या करेंगे, उस कंपनी का बायोडाटा निश्चित ही खंगालेंगे और उसको जानेंगे कि ये कंपनी जो है क्या है, किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, इसका पंजीकरण किस स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। ये स्टॉक एक्सचेंज में तो मैं कल बताऊंगा। वैसे जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, आप इसे अच्छे से जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है ना। ये कल का टॉपिक है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का। तो प्राइमरी मार्केट में हम क्या समझे, प्राइमरी मार्केट में हम ये समझे कि जब कोई कंपनी, प्रथम बार या पहली बार अपने शेयर जारी करती है तो उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयरों को पहली बार जारी करती है मार्केट में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। और इसमें होता यह है कि कंपनी तभी अपने शेयर जारी कर पाएगी जब वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। ओके, तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। कंपनी शेयर कब जारी करेगी, जब वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, सूचीबद्ध होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है,
अब हम जान लेते हैं द्वितीयक बाजार के लिए। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। देखिए सेकेंडरी मार्केट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि शेयर बाजार के प्रकार में, जो मैं अभी बता रहा था आपके लिए, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, इसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, द्वितीयक बाजार। स्टॉक एक्सचेंज होता है प्राथमिक बाजार या द्वितीयक बाजार, तो द्वितीयक बाजार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट से प्राथमिक बाजार के द्वारा आपने क्या किया, कंपनी से शेयर खरीद लिए। अब खरीद तो लिए, उन्हें बेचोगे कैसे, उन्हें सेल कैसे करोगे? तो उन शेयरों को सेल करने के लिए एक प्रकार की जो मंडी है, एक प्रकार की जो क्या होती है मंडी, जैसे आपके यहाँ अनाज का उत्पादन होता है तो कहाँ ले जाते हैं उसे, नज़दीक मंडी में, अनाज मंडी में। वैसे ही जब आपने शेयर खरीदे थे किससे, किसी कंपनी से प्राथमिक बाजार के द्वारा, तो अब उन शेयरों को बेचने के लिए जो मंडी लगी हुई है वो मंडी कहाँ लगेगी, स्टॉक एक्सचेंज में मंडी लगेगी। ओके, और उसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक बाजार कहेंगे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज होता है प्राइमरी मार्केट या द्वितीयक मार्केट, तो आप निश्चित ही इसको क्या करेंगे, द्वितीयक बाजार लगाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आप निश्चित ही समझ पाए होंगे। आशा करता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आप अच्छे से समझ रहे हैं, और समझ रहे हो तो ये कमेंट माध्यम से मुझे बता दिया करो कि हाँ हमें बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद।